रोगों पर कम, उनको ठीक करने वाले प्रोटोकॉल्स पर करते हैं जोरदार प्रहार। और एक ऐसे नेता जिनको न सम्मान का लोभ है, न अपमान का डर, न सत्ता का लोभ, न सत्ता वालों से डर, न संपत्ति का लोभ, न आने वाले विपत्ति का डर, बिल्कुल निडर, प्रखर, राष्ट्रभक्त, लेखक, वक्ता, समाज सुधारक, मेरे परम आदरणीय गुरुतुल्य डॉक्टर विश्वरूप चौधरी जी, मैं हृदय की आंतरिक गहराइयों से आपका अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। स्वास्थ्य संवाद संतोष गुरु जी के साथ इस प्रोग्राम में, इस पहले एपिसोड में, जिसमें आपको पाकर हम बहुत ज्यादा खुश हैं, बहुत ज्यादा उत्साहित हैं। मेडिसिन एंड डिजीज फ्री लाइफ की जो हमारी कम्युनिटी है वो पूरी उत्साहित है। समस्त भारत अति उत्साहित है और प्रोत्साहित है। बहुत बहुत स्वागत है आपका, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू संतोष, थैंक यू। यस, सो स्ट्रेट सर, मैंने इस पूरे प्रोग्राम को 40 मिनट्स को लगभग 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहला मैं वो पार्ट लूंगा, पिछले 8 महीनों से नहीं, पिछले 8 सालों से, मैं लगभग 5 सालों से आपके साथ हूं। 8 से 10 सालों से आप एक चीज के ऊपर काम कर रहे हैं, माइंडसेट के ऊपर। आपने हजारों, लाखों, करोड़ों लोगों का माइंडसेट चेंज किया है। तो ये कुछ क्वेश्चंस माइंडसेट रिलेटेड है, शायद इससे और भी हम लोगों को प्रोत्साहन मिले। तो पहला क्वेश्चन, इसके पहले कि मैं क्वेश्चन पूछूं, आपको दिवाली और धनतेरस की बहुत सारी बधाइयां और शुभकामनाएं देता हूं। आपको धन्यवाद। सो दवाओं के नाम पे जो इतना सारा अत्याचार हो रहा है, उसका क्या कारण है? दवाओं के चाहे तो ठेकेदार हो, चाहे वो डॉक्टर हो, सब ये बोलते हैं इसके साइड इफेक्ट्स होते हैं। फिर भी हम दवाओं के नाम पे इतने सारे अत्याचार को क्यों सह रहे हैं? चाहे वैक्सीन हो, चाहे फेविफ्लू हो, चाहे पैरासीटामोल हो, ये लगातार हमारे ऊपर थोपे जाते हैं। और इस अत्याचार को हम कब तक सह सकते हैं? मुझे थोड़ा सा आप इस पे प्रकाश डालें। देखिए, एक बात हमें समझना होगा कि दवाई जो है, दवाई जो वर्ड है, मेडिसिन जिसे बोलते हैं, और वो मेडिसिन के लिए हमारा बॉडी बना नहीं है। हमारे बॉडी को जब भगवान ने डिजाइन किया था, तब ये नहीं सोचा था कि मानव आगे जाके कोई दवाई नाम की कोई चीज बनाएगा। और आप अगर पूछें तो अभी तक कोई भी दवाई से किसी भी चीज का इलाज होता हो, ठीक होता हो, ऐसी कोई दवाई नहीं है, ना ऐसी कोई बीमारी है। स्टार्ट विद अगर बोले, डायबिटीज ठीक होती है दवाई से? नहीं होती है। हार्ट डिजीज ठीक होती है दवाई से? नहीं होती है। अच्छा, वो हम दवाई से उसको रोक सकते हैं ताकि और ना फैले? वो भी नहीं रोक सकते। दवाई से उल्टा कैंसर की दवाई फॉर एग्जांपल, वो कैंसर बनाती है। कीमोथेरेपी कॉजेज कैंसर, right? So diabetes medicine causes the diabetes exponentially, it becomes even more severe. तो ये तो हुआ कि दवाई की सच्चाई ये है। तो अब आपका सवाल आता है कि दवाई इतना थोपा जा रहा है और हम ले भी रहे हैं, इसका कारण क्या है? That is what starts with mindset. mindset मतलब हमारे दिमाग में फीड कर दिया, अभी से नहीं, बड़ी मेहनत की उन लोगों ने 200 साल से लगातार, कि दवाई लेंगे तो आप ठीक होंगे, दवाई लेंगे तो आप ठीक होंगे। दोनों को एसोसिएट कर दिया है, कनेक्ट कर दिया है। तो वो कनेक्शन इतना स्ट्रांग बन गया। कनेक्शन स्ट्रांग कैसे बनता है? वो सिर्फ और सिर्फ एक चीज से बनता है, वो है रेपिटेशन। जैसे आपने बचपन में बहुत सारी कहानियां सुनी थी, आप किसी भी एक बहुत ही बुद्धिमान बच्चे को भी रोज रोज बोलेंगे आप तो गधे हो, गधे हो, गधे हो, कुछ दिन बाद वो अपना बिहेवियर भी गधे की तरह कर लेगा और वो खुद ही महसूस होगा कि मैं गधा हूं। रेपिटेशन। तो रेपिटेशन कैसे होता है? क्योंकि ये व्यापार है, व्यापार का मतलब पैसा है, और पैसे से एडवर्टीजमेंट बार बार हो सकता है। तो रेपुटेशन का स्कोप है, बड़े बड़े होर्डिंग होंगे आज से पहले। अभी तो डिजिटल जमाना है, तो टीवी है और इंटरनेट है। तो लेकिन जो सच्चाई है, जैसे मान लो मैं बात कर रहा हूँ कि कोई चीज का इलाज कैसे हो सकता है, सच्चाई कोई बिजनेस नहीं बन सकता। तो इसलिए सच्चाई को बार बार रिपीट करने के लिए बड़े बड़े होर्डिंग नहीं लगा सकते, क्योंकि होर्डिंग तभी लगा सकते हैं जब हमारे पास आमदनी हो। तो जिन चीजों में सबसे ज्यादा पैसा एडवर्टीजमेंट होगा, मान लीजिए वो सबसे खराब चीज होगी, जो क्योंकि उसके पास एडवर्टीजमेंट का पैसा है, एडवर्टीजमेंट पे ही वो टिका हुआ है। अदरवाइज आपने पैरासीटामोल का जिक्र किया, किसी भी डॉक्टर से आप पूछ लीजिए, जस्ट एक उदाहरण के लिए, सारे ऑडियंस के लिए, कि पैरासीटामोल बुखार में देने से बुखार ठीक होने की संभावना ज्यादा है, उससे ऐसा कोई किसी भी किताब में लिखा हो तो दिखा दे। ओके। बुखार
उतर जाता है, लेकिन जैसे ही आप पैरासिटामोल का असर चला गया, बुखार और तेजी से और बढ़ता है, मीन्स वो और आपको बीमार करता है। तो किताबों में नहीं है कि आपको पैरासिटामोल देना चाहिए या पैरासिटामोल देने से कोई फायदा होगा, सीजर को रोकेगा या उसकी बीमारी की अवधि को घटाएगा, बल्कि ये लिखा है कि वो सीजर को रोकेगा नहीं, बीमारी की अवधि को और बढ़ा देगा, लिवर फेल कर देगा और उसकी डेथ भी हो सकती है, ये लिखा है किताबों में, राइट। तो जैसे कोई बुखार होता है तो एंटीबायोटिक देते हैं, एंटीबायोटिक देने से क्या बुखार में फायदा होगा? किताबों में तो नहीं लिखा, रिसर्च पेपर में तो नहीं लिखा। तो डॉक्टर के पास कहाँ से आया? जो मेडिकल कंपनीज हैं, जो वो दवाई बनाती है, उनका जो ब्रोशर है उसमें लिखा है बस, उसके अलावा कहीं नहीं लिखा हुआ। अगर तो लिखा है तो कोई दिखा दे। अभी तक मैंने पिछले 12 साल से देख रहा हूँ, जितने सारे टेक्स्ट बुक हैं, हैरिसन प्रिंसिपल ऑफ मेडिसिन, जो बाइबल बोला जाता है मेडिसिन की दुनिया का, उसमें तो नहीं लिखा हुआ, इसका विपरीत लिखा हुआ, और सारी दवाइयों को लेकर लिखा है, एक एक करके बता दूं मैं। तो आपके सवाल का सिर्फ एक ही जवाब है, कारण है व्यापार। दुनिया का सबसे बड़ा व्यापार हो रहा है, और इस व्यापार में आप कस्टमर भी हैं और आप विक्टिम भी हैं। तो इतनी सी बात। ग्रेट सर, बहुत अच्छा। आई थिंक रिजॉल्व उसी क्वेश्चन से थोड़ा सा आगे जाता हूँ। आप क्योंकि उनका प्रभाव हो नहीं रहा है, तो डेफिनेटली दुष्प्रभाव हो रहा है, और दुष्प्रभाव के नाम पे आपने हमेशा हाईलाइट किया है 2-3 शब्द मैंने आपसे ही सुने सबसे पहले, चाहे वो एडीआर हो, चाहे हेट्रोजेनेसिस हो, चाहे मेडिसिन टॉक्सिसिटी हो, चाहे हॉस्पिटल टॉक्सिसिटी हो, और रिसेंटली पहली शब्द मैंने सुना ऑक्सीजन टॉक्सिसिटी, और आई वाज सरप्राइज्ड कि समथिंग कॉल्ड, ऐसा भी कुछ चीज है जिसमें हम लोग जो प्रॉन वेंटिलेशन कर रहे हैं नाइस टीम के थ्रू, और जो एक्चुअल वेंटिलेशन है वो आपने बताया। मुझे बताइए कि ट्रीटमेंट टॉक्सिसिटी से मरने वालों की जो संख्या है, और इन योजनाओं के द्वारा जो बचने वालों की जो संख्या है या संभावनाएं हैं, क्या लग रहा है? आप क्या इंडिकेट कर रहे हैं? हालांकि ये जो रिसर्च बताते हैं वो बोलते हैं अभी तो बहुत कम है। WHO ने कुछ तो इंडिकेट भी किया है कि एडीआर बहुत खतरनाक है, इसके ऊपर काम करना चाहिए। तो आप इन टॉक्सिसिटी या एडीआर एट्रोजेनेसिस से आने वाले समय में इसको आप कितना भयंकर रूप से देख रहे हैं, और साथ में इससे बचने का पहला स्टेप अगर हमें चलना चाहिए तो क्या होना चाहिए, वो बताइए। देखिए, यहाँ पे इसको ऑडियंस के लिए थोड़ा आसान कर देता हूँ कि अभी जो आपका सवाल है वो है कि दवाइयों के साइड इफेक्ट के ऊपर है जो आपका सवाल है। तो साइड इफेक्ट कितना खतरनाक है या कितना उसका क्या, उसको किस रूप से हम देखें, तो हमें अगर आप कहीं भी पूछेंगे दुनिया में सबसे ज्यादा मौतें कौन सी बीमारी की वजह से होती है, क्या कारण है सबसे इंसान के मरने का, पहला कारण है हार्ट डिजीज, जो विच कॉजेज मोस्ट ऑफ द डेथ। सेकेंड कारण है कैंसर, और तीसरा कारण जो अभी आपने बताया एट्रोजेनेसिस, दैट इज दवाइयों के साइड इफेक्ट की वजह से डेथ। इसको तीसरा स्थान मिला हुआ है। करीब 25% लोग नहीं मरते अगर वो दवाई नहीं ले रहे होते। जो दवाई बना मौत का कारण बीमारी नहीं, बीमार हुआ वो दवाई लिया, तो बीमारी में नहीं मरा, डिस्पाइट शायद लेस रिपोर्टेड, जैसा कुछ आप बताएं। जो अभी जो ऑफिशियल फिगर है अमेरिका में, वो तो ऑफिशियली एक्सेप्टेड है कि तीसरा सबसे बड़ा कॉज है। ओके, किया हुआ है, नंबर 1। नंबर 2, अभी सॉलिडेरिटी ट्रायल हुआ था 15 अक्टूबर को, इसका रिजल्ट आया। उसके हिसाब से 12% डेथ कोविड-19 के पेशेंट्स की हुए बिकॉज ऑफ द मेडिकेशन, रेमडेसिविर, लेपिनोविर और हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन, इंटरफेरेंट, ये सारी जो दवाइयां चल रही थी, इस सोच से कि इससे हम पेशेंट की जान बचाएंगे, उससे 12% लोग मर गए। 100 में से 12 लोग हॉस्पिटल से बाहर ही नहीं आए, कम से कम 12 लोग, और जो तो आए वो कई महीने हॉस्पिटल रह के आए, और वो पहले जैसे कंडीशन में नहीं आए, वो बहुत बीमार होके आए, या तो बहुत बीमार हो जाएंगे इन दवाइयों से या मर ही जाएंगे। और सॉलिडेरिटी ट्रायल से सामने हो गया। और आप तो हमारे नाइस टीम के पार्ट है, आपने देखा कि 50,000 लोगों को ठीक कर लिया, एक भी नहीं मरा, जबकि हमारे पास तो कोमोर्बिड पेशेंट्स ही आते हैं, जो ज्यादा भयंकर बीमार हैं, और कोविड के मरीज भी वही आते हैं। तो उसके बाद तो मतलब ये कि यही अगर 50,000 लोग हॉस्पिटल गए होते और WHO का प्रोटोकॉल किया होता इन पे, तो कम से कम 6,000 लोग तो मरते, कम से कम 6,000 या 5,000 लोग मरते, 6,000, 7,000, 5,000 ऐसे लोग कम हो जाते हैं, और जो बाकी लोग जो बचे होते वो कोमोर्बिड कंडीशंस या बाकी सारी चीजें और दवाइयों के असर से पहले से भयंकर रूप से ज्यादा बीमार होते, कुछ महीने में उनकी भी मौत आ जाती। तो कमिंग बैक टू दिस एट्रोजेनेसिस, यानी कि दवाइयों के साइड इफेक्ट, इसमें सिर्फ 2 बार बोलना चाहूंगा कि दुनिया में स्टार्ट विद एक ऑर्गन हमारा लिवर डिजीज का सबसे बड़ा कारण है सिर्फ एक दवा, पैरासिटामोल, राइट। ऑफिशियली एक्सेप्ट हो चुका है कि पैरासिटामोल अगर हट जाए तो लीवर की बीमारी चली जाए।
ठीक है ना। तो कई सारे कैंसर है, ब्लड कैंसर है, ब्रेन कैंसर है, 5-7 तरह के कैंसर है, जिसका एक ही कारण है, वो है पोलियो वैक्सीन। पोलियो वैक्सीन जब लगा था आज से 1955, 60, 70s में, तो और भारत की बात करें तो 80s में, तो उसके अंदर एक एसवी साइमन वायरस, SB40 बोलते हैं, वो वायरस भी उसके अंदर पाया गया था। जिस वायरस की वजह से इंसान में जिस तरह के कैंसर नहीं हुआ करते थे 1950 से पहले, वो सारे कैंसर अब होने लगे हैं, राइट। और उन नेक्स्ट जनरेशन को भी वो ट्रांसफर हो गए हैं। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, ये जो दवाई है और वैक्सीन, मैंने 2 ही उदाहरण दिए, ऐसे मैं और भी उदाहरण दे सकता हूँ। जैसे डायबिटीज टाइप 1 है, जब मैं स्कूल में था, जब आप भी स्कूल में थे संतोष जी, आप जरा सोचिए, आप कितने बच्चों को जानते हैं अपने क्लास में, अपने स्कूल में, जिनको टाइप 1 डायबिटीज था? नहीं नहीं, जानते। बिल्कुल। जिसको ADHD था, या जिसको मेंटल रिटार्डेशन थी, हार्डली हार्डली पूरे अपने बचपन को याद करेंगे तो कोई एक पाया जाएगा। अब देखिए हर क्लास में आपको मिलेगा मेंटल रिटार्डेशन है, ADHD है, डायबिटीज टाइप 1 है, ऑटोइम्यून डिजीज है। ये सारे गिफ्ट हैं इन मॉडर्न मेडिसिन का। ये सारी बीमारी इंसान में पाई नहीं जाती थी, अब ढेर सारी पाई जाती हैं। जहां जहां दवाइयां यूज होती हैं, तो वहां बहुत सारे पैरालिसिस है। आज हर साल 50,000 लोग तो पैरालिसिस से बच्चे पीड़ित होते हैं, सिर्फ पोलियो के वैक्सीन की वजह से। तो ये बहुत ही भयंकर तरीके से इंसान को लगातार ऐसे बीमार कर रहा है कि आप पूरे जिंदगी जीना, जिंदगी के लिए जूझते रहेंगे कि हम सिर्फ जिंदा रह पाए, एंड दैट इज वेरी वेरी पेनफुल। तो इसका सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन सिर्फ इतना है, मैं ये बता दूं कि मेरी उम्र 48 है और मैंने पिछले 15 साल से एक भी दवाई ना तो ली, ना आगे कभी लूंगा, राइट। तो मैं, अगर आपको लगता है कि दवाई के बिना जिंदा नहीं रह सकते, मैं तो बोल रहा हूँ कि आप दवाई खाने की वजह से जिंदा नहीं है, आप दवाई खाने के बावजूद भी जिंदा है। हाँ, तो दवाई ढेर सारी खा लिया, पॉइजन बना लिया, तब भी आप जिंदा है। सोचिए आप कितने स्ट्रॉन्ग बनाया होगा भगवान ने कि इतना पॉइजन जाने के बाद भी आप जिंदा है। तो एक प्रण अगर करते हैं आप लोग कि आज से हम दवाई नहीं लेंगे व्हाटसोएवर, राइट। हम तो यही करते हैं, हमारे जो कैंप में लोग आते हैं, कैंप हमारे हर महीने होते हैं, फिजिकली कैंप होते हैं अलग अलग देशों में, पहले दिन ही उनकी दवाइयां हम लेके एक डब्बे में डाल देते हैं। वो शॉक्ड हो जाते हैं कि जो 15 साल 20 साल से ब्लड प्रेशर की दवाई ले रहे थे, ब्लड शुगर की दवाई ले रहे थे, और किडनी और हार्ट की दवाई ले रहे थे, वो एक दिन में कैसे छोड़ दें। लेकिन वो उनको कहीं ना कहीं फेथ होता है हमारे ऊपर, तभी वो आए होते हैं अलग अलग देशों से, और वो दवाई वापस लेके जाते ही नहीं, हमारे पास ही रह जाता है, और अभी भी ढेर सारा मेरे ऑफिस में पड़ा हुआ है। बोलने का मतलब कंक्लूजन ये है कि 15-20 साल की दवाई भी एक दिन में हम छुड़ाते हैं, एक दिन में छुड़ाते हैं। हमारा रिकॉर्ड है, पिछले 2016 से हम लगा रहे हैं अलग अलग देशों में, राइट। तो मन बनाइए और आप DIP डाइट पे आइए, और दवाई के साइड इफेक्ट्स तभी बच सकते हैं जब दवाइयों से बच जाए। नहीं, ये बिल्कुल, और ये इसके लिए मेरे मेरे मन में एक बहुत दुविधा है। तो हम लोग भी एक मेडिसिन एंड डिजीज फ्री लाइफ प्रोग्राम चलाते हैं, जिसमें ये अगेन कंप्लीटली एजुकेशन बेस्ड प्रोग्राम है, जहाँ पे इंग्लिश मेडिसिन से कैसे बचा जाए, और आपके जो जो भी आपकी जो रिसर्च बेस्ड साइंस है उसका भी इंक्लूजन किया हुआ है। और जो भी लोग 10-12 गोलियां खा रहे हैं, 15 गोलियां खा रहे हैं, उस उनमें पोषण, राइट श्रम और राइट विश्राम, मतलब थोड़ा सा ये तीनों चीजों को जो राइट है कंक्लूड अगर करे तो सही पोषण मिले, श्रम मिले और विश्राम करे आदमी, एक्सरसाइज का पार्ट, तो शरीर में इतनी कैपेसिटी तो बिल्ट हो ही जाती है कि गोलियां तो कम से कम बंद हो जाए, और बहुत जल्दी बंद हो जाती है। या तो बंद भी कर दें तो 2-4 दिन फर्क आता है। बट दुविधा मेरे मन में क्या आती है कि किसी को अगर हम ये बंद कराते हैं, अगर सपोज छोटी भी चीज, फीवर हो गई या सर दर्द हो गई, और वो सस्टेन कर रहा है, ये डाइट ले रहा है या एक्सरसाइज कर रहा है या नेचुरोपैथिक थेरेपी कर रहा है, वट एवर, चाहे हम उसमें 3-4 चीजें ऐड करते हैं, चाहे योगा हो, नेचुरोपैथ हो, एक्यूप्रेशर के कुछ पाइड हो, या फूड डाइट कॉम्बिनेशन हो, 1-2 दिन होता है, और अगर उतने में उसको रिजल्ट नहीं मिलती है, तो पहला ब्रेन जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया था कि सर मेडिसिन ले लूं क्या, मेडिसिन ले लूं क्या, तो ये जो अभी भी उनको ऐसे माइंड में लगता है कि शायद मेडिसिन बेटर है, ये तो मैं ट्रायल कर रहा हूं, अगर हुआ तो ठीक है, नहीं तो मेडिसिन तो अल्टीमेट है। तो ये जो प्रभाव मेडिसिन का तुरंत आता है, अब मेरा आपसे जो डायरेक्ट क्वेश्चन ये है कि क्या, क्योंकि आप, खास रूप से आप, योगा, नेचुरोपैथ, एक्यूप्रेशर, फूड एंड डाइट, ये सब मिलकर के अगर एक क्लब हो जाए, अभी आपका जो ओवरऑल प्लान है उसमें जिस तरीके से परसीव किया गया है कि DIP डाइट एक, हालांकि क्यूरेटिव प्लान है या ट्रीटमेंट प्लान है, उससे मैं बहुत डिसएग्री करता हूं, क्योंकि वो लाइफस्टाइल प्लान है मुझे लगता है। लेकिन अगर ये सारी चीजों को, जिसको ओरिएंटल मेडिसिन बोले, अल्टरनेट मेडिसिन बोले,
हालांकि इसके सैकड़ों हजारों करोड़ों अभी समर्थक हो गए हैं। तो इन सब को अगर हम मिला दें इस 4-5 थेरेपीज को, तो मुझे अभी ऐसा लगता है, आपका मुझे राय चाहिए, कि इसकी इफेक्टिवनेस, जिसके कारण आदमी मॉडर्न मेडिकल मेडिसिन की तरफ भागता है, इसकी इफेक्टिवनेस उससे भी फास्ट हो जाए। और अभी क्योंकि विश्वरूप दवाओं के खिलाफ बोलने वाले सबसे बड़े नाम हैं, तो ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि दवाओं के खिलाफ जो भी लोग हैं जो साथ आ रहे हैं, उन सब समूह को एक साथ ला करके, ये जितनी भी 200 सालों से जो उन्होंने मार्केटिंग की थी, तो इसमें आप क्या कर रहे हैं और इसमें कितने प्रयत्न की जरूरत है, किस तरीके की फाइट हमें करनी पड़ेगी अगर हमें सही में एक स्वस्थ, दवा और बीमारी मुक्त समाज का निर्माण करना है। संतोष जी, ये बिल्कुल एक अच्छा ध्यान आपने एक लोगों का दिलवाया, या मेरा भी। इस पे हम ऑलरेडी काम कर रहे हैं, और आपके माध्यम से, आज इस वीडियो के माध्यम से मैं ऐलान कर रहा हूँ, पहली बार ऐसा ऐलान हो रहा है कि कल ही मेरी मीटिंग थी श्रीधर यूनिवर्सिटी पिलानी के लोगों से। कल ही मीटिंग थी मेरी, और उस पे एग्जैक्टली यही वाले पॉइंट के लिए मीटिंग थी जो आप बोल रहे हैं, कि क्यों ना हम सारी पद्धति को मिला के बेस्ट ऑफ ऑल इंटीग्रेटिव मेडिसिन जिसका नाम दिया है, तो वहाँ पे श्रीधर यूनिवर्सिटी पिलानी में जिसके साथ मैं जुड़ा हूँ, बोर्ड मेंबर, एज ए बोर्ड मेंबर मैं जुड़ा हूँ, और ओरिएंटल स्कूल ऑफ साइंस है, स्कूल ऑफ ओरिएंटल साइंस, ये पिलानी में श्रीधर यूनिवर्सिटी का एक पार्ट है। तो इसके माध्यम से हम ऑलरेडी इसमें जुड़ चुके, काम शुरू कर दिया है। होम्योपैथ हो गया, एक्यूप्रेशर हो गया, एक्यूपंक्चर हो गया, इन सबको मिला के एक तो होलिस्टिक जिसे बोल सकते हैं, इंटीग्रेटिव मेडिसिन बोल सकते हैं। तो जो अनाउंसमेंट है आपके माध्यम से, कि जो लोग सुन रहे हैं, और अगर आप होम्योपैथिक के स्पेशलिस्ट हैं, अगर आप एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर या नेचुरोपैथी के स्पेशलिस्ट हैं, या आयुर्वेद के स्पेशलिस्ट हैं, तो आप कमेंट में जाके अपना नंबर और अपना नाम छोड़ सकते हैं। तो मैं आपसे कांटेक्ट करूंगा संतोष जी, आप गुरु जी के माध्यम से। और ये हमारी कोशिश चल रही है। हमारे डॉक्टर प्रवीण भी हैं, जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट के हेड डायरेक्टर रहे हैं हरियाणा गवर्नमेंट में। लास्ट महीना IAS ऑफिसर हैं, सीनियर रैंक के। लास्ट महीना उन्होंने रिटायरमेंट लिया है। तो अब उनका भी एक गोल है, यही है कि हमने ऑलरेडी टीम बना लिया है कि हमें यही करना है कि एक होलिस्टिक एक प्रोटोकॉल बना देना है। कि जाएगा तो वो कितना पोर्शन उसका एक्यूप्रेशर वाला होगा, कितना नेचुरोपैथी वाला होगा, कितना डाइट वाला होगा, एक होलिस्टिक, और वो यूनिक होगा हर पेशेंट के लिए। तो उसके लिए श्रीधर यूनिवर्सिटी में जगह भी है, जो जाके करना चाहते हैं तो और भी जगह देख रहे हैं। और आप के माध्यम से मैं बोल ही रहा हूँ कि जो लोग अपने पद्धति के थेरेपी के एक्सपर्ट्स हैं, वो यहाँ पे कमेंट में आप अपना बोलें, और आप संतोष गुरु जी, आप वो सब इकट्ठा करके हमें दें। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो टीम हम बनाएंगे। मेरे बिल्कुल विजन स्टेटमेंट में ही था कि एक ऐसा हॉस्पिटल हो, जिसको हम हॉस्पिटल ना बोले, सेल्फ केयर सेंटर बोले। बंदा एंट्री ले कि कैसा भी डिजीज हो, और ये सारी चीजें उसको मुफ्त मिले, और उसके बाद वो पूरी तरह ठीक होकर के निकले। और उसकी इफेक्टिवनेस, अभी कोरोना या कोई भी बीमारी में जितना हॉस्पिटल की इफेक्टिवनेस है, उससे ज्यादा फास्ट हो। क्योंकि अभी की जो फास्टनेस लोगों को चाहिए, आई थिंक जब हम ये 2-3 चीजों को मिलाते हैं, एंड देन आई विल आस्क द क्वेश्चन इन द नेक्स्ट सेक्शन, जब हम डायबिटीज की बात करेंगे, तो ये बहुत अच्छी बात है। और आपने ऑलरेडी इनिशिएटिव लिया हुआ तो था ही, बट अब इतना कंस्ट्रक्टिव वे में आया है, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत वंदन कर रहा हूँ, बहुत बहुत वंदन कर रहा हूँ, बहुत बढ़िया। सो ये कुछ पहला सेक्शन माइंडसेट से रिलेटेड, एंड आई थिंक विश्वरूप सर ने हमें बहुत अच्छी क्लैरिटी दी कि एक बड़ा काम सब लोग मिलकर के, और आह्वान भी किया। तो डेफिनेटली मैं भी बोलना चाहूंगा, किसी भी रूप में अगर आप जुड़े हुए हैं अल्टरनेट हीलिंग से, मेडिसिन एंड डिजीज फ्री लाइफ से, मेडिसिन एंड डिजीज फ्री लाइफ को प्रमोट करने के हिसाब से, चाहे कोई भी थेरेपी हो, हर थेरेपी काम करता है। कोई मॉडर्न मेडिसिन अगर बोलता है कि ये जम्स को मारो, तो आयुर्वेद बोलता है कि जम्स को क्रिएट करने वाले जो रस है, रस को ठीक करो। जो डॉक्टर साहब बोलते हैं फूड थेरेपी में पत्ते खाएं ताकि जम्स बनेंगे, जम्स से फिर बीटा सेल बनेगा, और बीटा सेल से फिर इंसुलिन बनेगा। दैट्स हाउ द प्रोसेस इज। सो थैंक यू सो मच। नाउ सेकेंड फेज में मेरे पास आपके लिए जो सवाल हैं वो है डायबिटीज को लेकर के 3 बड़े सवाल। पहला सवाल कि आपका जो सबसे फेमस बुक है 72 आवर्स डायबिटिक रिवर्सल, सबसे बड़ा प्रोग्राम है, सबसे फेमस प्रोग्राम है DIP डाइट और डायबिटीज रिवर्सल का,
जो भी इसमें जो डिजाइन किया गया है, आप जो भी बोल चुके हैं, ये आप पर्सनली भी बोल चुके हैं कि अगर मेरा कोई बड़ा अचीवमेंट है तो ये डीआईपी डाइट है पिछले कुछ वीडियोस में। और इससे उसी का जो एक रूप है जो 3 डे फ्लू डाइट के रूप में निकल के आया, जिससे सैकड़ों लोग, हजारों लोग ठीक भी हुए हैं। अब मेरा जो सवाल है कि उस डीआईपी डाइट के बेस को रख करके बहुत सारे लोगों को प्रोत्साहित भी किया गया, बहुत सारे लोगों को फायदा भी हुआ, लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि जो आपने रिसर्च पेपर पब्लिश किया है उसमें सिर्फ 55 लोगों को एज ए बेस्ट सैंपल लेकर के हमने इतना बड़ा डाइट प्लान, इतना इफेक्टिव डाइट प्लान बनाया है? तो ये सिर्फ 55 लोगों का सैंपलिंग बहुत कम हो, व्हाई शुड नॉट वी हैव इट फॉर 5000 पीपल, और फिर हम इफेक्टिवनेस देखें कि 60% लोगों का नहीं, उससे ज्यादा परसेंट लोगों का शायद रिवर्सल पॉसिबल है। तो ओनली 55? इसमें ऐसा है कि जो जब भी हम कोई बैच बनाते हैं, 3 दिन का जो बैच बनाते हैं पेशेंट का बैच, तो उनको 3 दिन हमारे पास रखने के लिए हमें एक रिजॉर्ट बुक करना पड़ता है। ओके। और क्योंकि हमारी तो कहीं से फंडिंग है नहीं, क्योंकि इससे किसी फार्मास्यूटिकल कंपनी को फायदा होगा नहीं, इनफैक्ट किसी को उनको नुकसान होगा, तो सारा हमें सेल्फ फाइनेंस करना पड़ता है। ये हुई पहला कारण। दूसरा देखेंगे अभी जितने सारे वैक्सीन बन रहे हैं कोविड के नाम पे, उनमें जो सैंपल साइज है या फेविपिराविर जो सारे मेडिसिन अप्रूव हुए हैं, उनमें सैंपल साइज भी 50 का है। प्लाज्मा थेरेपी जो अप्रूव हुआ है 50-55 का ही सैंपल साइज है उन सब में। तो यूनिवर्सली पूरे दुनिया में जितनी सारी दवाइयां आप देखते हैं जो आप कई लोग लेते होंगे, वहां जाके देखिए उनका सैंपल साइज तो इतना ही रहता है 50 से 100 के बीच में। तो और उनमें गवर्नमेंट फंड करती है, फार्मास्यूटिकल कंपनी फंड करती है, और वो साइंटिस्ट हैं वो लेविश तरीके से उसको करते हैं। ऑन द कॉन्ट्ररी यहाँ पे हमें अपना खर्चा पे करना पड़ रहा है। तो ये सबको देखते हुए जितने में हमें लगा आने वाले दिनों में हम करेंगे। यहाँ तक कि मेरे बाद ये तो मैंने किया, उसके बाद ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा, जो कि ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ एम्स का ही पार्ट है, उन्होंने भी इस पे कंट्रोल ट्रायल किया, रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल किया। उन्होंने 2 साल तक किया, 2018 नवंबर में शुरू किया और 2020 में मई में खत्म हुआ, डीआईपी के ऊपर ही। और वो क्लिनिकल ट्रायल गवर्नमेंट के रजिस्ट्री में, गवर्नमेंट के clinicaltrial.gov में रजिस्टर्ड भी है। और उसमें भी उन्होंने यही साबित किया कि भाई ये डाइट कैसे इफेक्टिव है, हड्डियों की बीमारी में भी इफेक्टिव है, और एज ए साइड बेनिफिट थायराइड वगैरह भी पेशेंट के ठीक हो रहे हैं। तो हाँ, तो 55 का वो ट्रायल तो मैंने खुद किया, लेकिन उसके बाद भी कई सारे छोटे छोटे ट्रायल हुए। उनमें से एक ट्रायल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के माध्यम से भी हुआ और वहां भी रिजल्ट आया। तो ये सारे ट्रायल अगर मिला देंगे तो पेशेंट साइज बढ़ जाएगा। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, यहाँ ट्रायल का उतना जरूरी नहीं है क्योंकि इनकी कोई साइड इफेक्ट नहीं है। मेडिसिन में ट्रायल क्यों इंपॉर्टेंट होता है? क्योंकि मेडिसिन में ये देखना होता है कि साइड इफेक्ट तो है ही है, ये तो पहले एक्सेप्ट कर लेते हैं, लेकिन साइड इफेक्ट इतना ज्यादा ना हो कि वही बेनिफिट से कई गुना ज्यादा। इसलिए मेडिसिन में सैंपल साइज बड़ा होना चाहिए, हालांकि बड़ा होता नहीं है। और डाइट में क्योंकि नुकसान नहीं है, ये सिर्फ इतना दिखाना है कि कितना फायदा हो रहा है। हालांकि उसके बाद भी हमने कई सारे और प्रयोग किए, लेकिन उसको ठीक से, क्योंकि उस प्रयोग को छुपाना, पब्लिश कराना, वो भी बड़ा ही महंगा काम है। तो और हमने केस स्टडीज कई सारे पब्लिश भी किए। आप मेरे अगर वेबसाइट पे जाएंगे, हमारे केस स्टडीज आप देखेंगे 55 वाले पेशेंट के अलावा भी। तो आगे भी हम पब्लिश करेंगे। और मेरा जो पॉइंट इतना ही था, बिल्कुल आपने क्लियरिफाई किया और मुझे उसमें कुछ डाउट भी नहीं था, क्योंकि 55 तो ऑन पेपर है, बट मोर देन 500 तो मेरे आंखों के सामने ठीक हुए। तो रियलिटी तो उससे बहुत बहुत ह्यूज है। बट ओनली पॉइंट इज कि अगर मॉडर्न मेडिकल साइंस 50-100 लोगों का सैंपल ले रहा है और हम उससे 10 गुना बड़ा सैंपल लेकर के 10 गुने के हिसाब से करें, तो आई थिंक जो एक मैसेज जो हम बोलना चाह रहे हैं कि मैं बहुत ज्यादा पैसा खर्च कर सकता हूँ मॉडर्न मेडिसिन को आप लोगों को पहुंचाने के लिए, मार्केट करने के लिए, तो जितना ज़्यादा लोगों तक हम इस तरीके से करें और ये रिपोर्ट्स जितना पावरफुल होंगे, उतना किसी और के लिए, हमारे आपके और किसी भी एक छोटे से आदमी के लिए जो शायद योगा सिखा रहा हो, उसके लिए कन्विंस करना आसान हो जाएगा कि भाई डीआईपी डाइट स्टार्ट करो। इट्स कम्प्लीटली 1-2 लोगों पर नहीं, क्योंकि जो डीआईपी डाइट आपने लिया है, अगर हम उसको थोड़ा सा आपके ही स्टाइल से बोलें तो डॉक्टर कॉलिन या उन लोगों के जो होल प्लांट बेस्ड डाइट से लिया हुआ था, शायद वहाँ पे सैंपल साइज 2 लाख प्लस था, एक हायर सैंपल साइज था और सबसे बड़ी स्टडी भी की गई थी। सो उसमें कुछ डाउट नहीं था कि उतना बड़े स्टडी के बाद फिर एक आपने सैंपल छोटा किया और इट्स कमिंग, बट रिजल्ट्स बहुत पावरफुल है। मेरा सिर्फ इतना ही था कि अगर हम इसको शायद थोड़ा बड़ा करें और साइज, क्योंकि उसमें 2-3 चीजें जो मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस में आई कि जब हम ये डाइट लेते हैं या
मेडिसिन को बंद करके नॉर्मल ओरिएंटल साइंस का कोई भी यूज करते हैं, योगा भी यूज करे या कोई भी यूज करें, तो अगर उसकी एज एज आयुर्वेद में एज काल वो सब चीजें डिपेंड करती है। एज अगर 50 से ज्यादा है तो ड्रास्टिक रिड्यूस जल्दी दिखता है, और वो आपके सैंपल साइज में भी दिखा है। वही अगर थोड़ा एज 50 से कम होते जाता है, अगर वो 20 से कम हो गया तो पॉसिबली 40% लोगों को पूरा इफेक्टिव था, कंट्रोल हो गई थी डायबिटीज विद इन 3 days, शुगर कंट्रोल हो गई थी। जबकि वही अगर 50+ का एज था तो 100% लोगों को ये 100% लोगों को ये इफेक्टिवनेस आई थी। सो आपका जो मेरा जो क्वेश्चन है, आपको ऐसा मुझे ऐसा क्यों लगता है कि ये मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस में भी और आपके रिपोर्ट्स में भी था कि 50 से नीचे वालों के लिए थोड़ा रिवर्सल टाइम ज्यादा लगता है? आपका और भी कोई एक्सपीरियंस ऐसा बोलता है? नहीं, ये कोइंसिडेंस भी हो सकता है, लेकिन इसमें ऐसा होता है कि जो जितना ज्यादा बीमार है उसमें जो पहले 3 दिन में बेनिफिट भी ज्यादा दिखेगा। फॉर एग्जांपल मान लो मुझे डायबिटीज नहीं है और मेरा ब्लड शुगर मान लो 150 के करीब रहता है। अब अगर मैं डीआईपी डाइट करूंगा तो मेरे ब्लड शुगर और कम नहीं हो सकता, तो तब भी उतना ही रहेगा। और 3 दिन में जो डिफरेंस भी दिखेगा बहुत मान्यूट दिखेगा। फॉर एग्जाम्पल मान लो एक आदमी है जो 140 केजी का है, वो ऐसे आज हमारे पेशेंट आते हैं और 3 दिन के अंदर उनके 6-6 किलो 10-10 किलो वेट कम हो जाता है 3 दिन में। तो एट द सेम टाइम अगर कोई 70 केजी का आदमी आएगा तो हो सकता है 700 ग्राम भी कम ना हो। तो जितना ज्यादा वो बीमार होगा उतना प्रोनाउंस तरीके से उसमें इंप्रूवमेंट दिखाई देगी। तो मान लो एक बच्चा है जो 100 यूनिट इंसुलिन लेता है, तो हमारे वहां पे आने के बाद 100 की जगह 10 यूनिट ही रह जाएगा, तो वो बोलेगा मेरे 90 यूनिट इंसुलिन कम हो गया। लेकिन जो लेता ही 10 यूनिट है तो वो 90 नहीं बोल पाएगा, उसका वो बोलेगा 9 यूनिट कम हुआ, क्योंकि उसमें जो गैप है वो है ही बहुत कम। तो जितना ज्यादा बीमार होगा उसका असर भी प्रोनाउंस तरीके से, मान लो किसी में एडिमा है, बहुत हाथ सूजा हुआ पेशेंट आता है, तो 3 दिन में सूजन कम हो जाती है, वेट भी कम हो जाता है। लेकिन जिसका हाथ थोड़ा सा ही सूजा है उसमें उतना प्रोनाउंस तरीके से वो इंप्रूवमेंट दिखेगा नहीं। ग्रेट, बहुत 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 अच्छे से आपने जवाब दिया, और मुझे भी ये लग रहा था कुछ तो इसमें है, और बहुत सारे लोगों के साथ काम करने के बाद। अब थर्ड में कुछ मैं क्वेश्चंस आपसे क्विकली पूछूंगा जो दर्शकों के हैं, जो आपके ग्रुप से हैं। हालांकि आपने बहुत बार बताया हुआ है कि शुगर का जो बढ़ना है कम होना है ये फ्लक्चुएशन बहुत स्वाभाविक है, एक बॉडी में नहीं, एक बॉडी के दोनों हाथ में, दोनों हाथ के चारों पांचों उंगलियों में, पांचों उंगलियों के दो जगह पे भी अगर हम टेस्ट करें तो इट विल डिफर। समय, कार्य, उम्र, डाउन फेनोमेना, ये जो बहुत बड़ा टर्म है, इसके प्रभाव से कभी भी ब्लड शुगर का फ्लक्चुएशन को हम खास रूप से ग्लूकोमीटर पे तो हम ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं। फिर भी वही क्वेश्चन है कि ग्लूकोमीटर में ब्लड शुगर की रीडिंग कितनी होनी चाहिए, और डाउन फिनोमेना को एक बार फिर से आप एक्सप्लेन कर दीजिए। देखिए, ग्लूकोमीटर में रीडिंग होनी चाहिए 250 mg पर डेसीलीटर से नीचे अगर कोई रीडिंग है या इतना भी रीडिंग है तो चाहे वो फास्टिंग हो, पोस्टमेंटल हो, तो ये परफेक्टली ओके है, पहली बात। हाँ, और अगर 250 से लेके 300 के बीच में कहीं है तो थोड़ा चिंता है कि भाई थोड़ा सुधार लो, 300 के ऊपर है तो थोड़ा चिंता ज्यादा है। ये है, इस तरह से आप ब्लड शुगर की रीडिंग को देखेंगे, पहली बात। दूसरी बात ये है कि ब्लड शुगर की रीडिंग कई सारे फैक्टर पे डिपेंड करती है, इसलिए उस पर हम निर्भर नहीं हो सकते, ना उस पर भरोसा कर सकते हैं। आप अगर तो मान लो थोड़ी चिंता में आ गए, मान लो आप एक डरावनी मूवी देख रहे हैं, उसमें ब्लड शुगर चेक करेंगे तो ज्यादा मिलेगा, इसका मतलब ये नहीं कि आप अचानक डायबिटिक पेशेंट बन गए, राइट। मान लो आपको कोई खबर मिलती है कि आपके घर में चोरी होगी, तो अभी कोई ब्लड शुगर चेक करेगा 15-20 मिनट बाद, तो ब्लड शुगर ज्यादा दिखेगा, दैट डज नॉट मीन कि आप डायबिटीज पेशेंट हैं। तो ब्लड शुगर रीडिंग ज्यादा भी है तो उससे ये पता चलता है कि ब्लड शुगर रीडिंग ज्यादा है, उससे ये नहीं पता चलता कि आप डायबिटीज पेशेंट है कि नहीं, राइट। कंसिस्टेंटली ब्लड शुगर रीडिंग ज्यादा रहे, ज्यादा का मतलब 250 से ऊपर रहे, और वो लगातार एक हफ्ते तक रहे, अलग अलग सिनेरियो में भी रहे, तो ही आप डायबिटीज पेशेंट है, ऐसा मान सकते हैं। तो आप बोल रहे हैं कि अगर किसी भी टाइम पे अगर शुगर अपने आप बॉडी कम कर देता है तो फ्लक्चुएशन अगर है तो फिर ज्यादा चिंता की बात नहीं है, बशर्ते कि एकदम कंसिस्टेंट है तो शायद वो थोड़ा ज्यादा चिंता की बात है, थोड़ा ज्यादा चिंता। और दूसरा जो डाउन फिनोमेना आपने बोला, डाउन फिनोमेना का मतलब ये है कि मान लो किसी का ब्लड शुगर रात को सोने से पहले 200 है, तो नॉर्मली हम सोचते हैं कि पूरी रात भर हम सोए 6-7 घंटे 8 घंटे, तो ब्लड शुगर धीरे धीरे 200 से, क्योंकि ब्लड में जो शुगर है वो बॉडी यूज करता जा रहा है, निकालता जा रहा है, तो सुबह जो शुगर है वो 150 होना चाहिए, 100 होना चाहिए, क्योंकि काफी सारा शुगर तो ब्लड से निकल गया। लेकिन हमारी बॉडी क्या करती है 3 बजे 2 बजे या 4 बजे आधी रात को, कि जब शुगर से 110 से नीचे चला गया तो
अब जब सुबह आप उठेंगे और अगर 100 से नीचे चला गया तब आप सुबह उठेंगे तो आपके अंदर एनर्जी की कमी रहेगी, और ऐसे कमी रहेगी तो आप सुबह लेथार्जिक होंगे। इसीलिए हमारा बॉडी 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे शुगर जब ज़्यादा डिप हो जाता है ब्लड में, तो लिवर में जो ब्लड शुगर स्टोर्ड है, वो उधार ले लेता है। ओके। और लिवर शुगर ब्लड में स्प्रेड कर देता है, तो यानी कि शुगर अब बढ़ जाएगा। तो कई बार ऐसा होता है कि रात को सोने से पहले ब्लड शुगर चेक किया तो 200 था, और सुबह जब उठा तो वो 250 हो गया, 50 उल्टा बढ़ गया, बढ़ मानो गया। ऐसे कि आधी रात को उसने उठ के सपने में कुछ खा लिया हो। तो राइट। वो एक्स्ट्रा शुगर कहाँ से आया, लोग कंफ्यूज होते हैं, तो मुझसे पूछते हैं, तो वो उसे कहते हैं डॉन फिनोमेना। डन। और इसमें घबराने की कोई बात नहीं है, ये बॉडी का एक नेचुरल मेथड है, ताकि सुबह उठ के न जाने कब आप नाश्ता करेंगे तब तक आपको आपकी बॉडी में एनर्जी कहाँ से आएगी, तो उसका कुदरत ने, आपकी बॉडी ने इंतजाम कर दिया कि नाश्ता करने की जल्दी नहीं है, वो नाश्ता ब्लड में ऑलरेडी शुगर के फॉर्म में, एनर्जी के फॉर्म में दौड़ ही रहा है, आप अपना इंपॉर्टेंट काम कर लो फिर आप नाश्ता कर लो। इसे डॉन फिनोमेना कहते हैं, जो दुनिया में 55% पीपल ऐसा उनके बॉडी में प्रक्रिया होते हैं। 55% मतलब हर दूसरे में 2 में से 1 आदमी के का ब्लड शुगर सुबह वाला अधिक होगा इन कंपैरिजन टू रात वाला। राइट, राइट। और ये खास रूप से मैंने भी फील किया, जो इंसुलिन पे होते हैं वो जब रिवर्सल प्रोसेस में जाते हैं तो ये, बट इसमें एक जो मुझे लगता है, ये ब्लड शुगर का जो रिपोर्ट पैथोलॉजी लैब से आती है, एंड दे हैव सेग्रीगेटेड फास्टिंग, और उसका जो एक टेंटेटिव जो नंबर दिया हुआ है, जो जो गाइडलाइंस के हिसाब से बिलो 100 होना चाहिए, और पीपी का थोड़ा ज़्यादा रह सकता है, 120 होना चाहिए, 150, अलग अलग। तो आजकल तो कोई 1998 का गाइडलाइन फॉलो कर रहा है, कोई पुराना फॉलो कर रहा है, पता नहीं किस तरीके से। तो क्या आपको लगता है वो भी एक फैक्टर होगा माइंड में घुसाने का, कि सुबह में ज़्यादा हो, सुबह में कम हो ब्लड शुगर? ये एक फैक्टर है। देखिए, जैसा आपको पता ही है कि हर तो थोड़े-थोड़े दिनों बाद 90s में, 80s में ये जो ब्लड शुगर रेंज है, थ्रेशोल्ड जिसे कहते हैं, वो कम करते जा रहे हैं, कम करते जा रहे हैं। जैसे पहले हुआ करता था एक टाइम कि 200 से नीचे है तो ठीक है। अब कर दिया कि 100 से नीचे होना चाहिए फास्टिंग फॉर एग्जांपल, जो कि प्रैक्टिकल नहीं है। कि हमारी बॉडी इस तरह से बनी कि वो 120, 130, 140, 150 कुछ भी रह सकती है। जिस तरह से कोई मोटा, कोई छोटा, कोई काला, कोई गोरा, वैसे जैसे एक तरह का शू साइज सबको नहीं फिट आ सकता है, ठीक उसी तरह से हर एक का ब्लड शुगर रेंज अलग-अलग हो सकता है। तो ये एक जानबूझ के एक बिज़नेस क्रिएट करने के लिए, जिस तरह से अभी देखिए कोविड में एसिम्प्टोमेटिक को भी बीमारी मान लिया गया है, कि आपको कोई सिम्पटम नहीं है तो वो भी एक सिम्पटम हो गया कोविड का। ठीक उसी तरह से डायबिटीज में भी एक इसी तरह से इसका नाम दिया है प्री डायबिटीज। प्री डायबिटीज। 100 से ऊपर अगर होगा ब्लड शुगर तो उसको डायबिटीज बोलेंगे, और 100 से नीचे होगा तो प्री डायबिटीज, की डायबिटीज होने वाला है, या तो डायबिटीज पेशेंट है या बनने वाले हैं। हाइपरटेंशन, प्री हाइपरटेंशन, सिम्टोमेटिक, एसिम्टोमेटिक। मतलब एसिम्टोमेटिक है तब भी आप कोविड की दवाई लो, क्वारंटाइन करो, सिम्टोमेटिक है तब तो करना ही है। डायबिटीज नहीं है तो प्री डायबिटीज है तो भी दवाई लो, और डायबिटीज है तो लो ही। मतलब ये कुल मिला के वो चाहते हैं कि फार्मास्यूटिकल कंपनीज की हर एक इंसान जब तक आप जिंदा हो आप दवाई खाओ किसी न किसी बहाने। और इंसान तो है ही थोड़ा सा मैं तो बोलूंगा बेवकूफ, की 4 बार बोल दिया, 4 लोगों ने बोल दिया। होता है कि सेकंड ओपिनियन लेना है, कुछ लोगों का ज्यादा पैसा होता है, ये डॉक्टर चलो उसको भी दिखा देते हैं। अब इनको ऐसा तोते की तरह रटा दिया, सारे तोते हैं, सबसे सेम ही चीज रटाया। आप दूसरे डॉक्टर से पूछेंगे, तीसरे से पूछेंगे, चौथे से पूछेंगे, सब एक ही जवाब देंगे कि नहीं नहीं इसमें तो सर्जरी करना ही पड़ेगा, उसने भी बोल दिया, इसने भी बोल दिया। 4 लोग सेम बात बोले तो वो सच ही होगा, कोई जरूरी नहीं है। ये बात उनको समझ नहीं आती है। और वो पूछ किससे रहे हैं, वो तोते से ही पूछ रहे हैं। अरे भाई कौवे से पूछ के देख लो, मैना से पूछ के देख लो, क्या वो सेम जवाब देते हैं? वो तो पूछेंगे तोते से, तोता तो अपनी भाषा सेम ही बोलेगा ना। तो इस केस में तोता कौन है? वो मॉडर्न मेडिसिन के डॉक्टर, उनको ऐसे ही बता जो कि अलग जवाब दे दे जो डॉक्टर, उसका उसी दिन उसका सर्टिफिकेट कैंसिल हो जाएगा, डिग्री कैंसिल हो जाएगी। मेरे तो आंखों के सामने वाली बात है, मैंने कितने लोगों को देखा है। राइट। तो वो उस दिन डॉक्टर रहेंगे ही नहीं है। तो जो बच्चे को जो डॉक्टर हैं वो इसीलिए हैं क्योंकि वो तोता है एक्चुअली। ओके। सो एक दूसरा क्वेश्चन है, ये बहुत एविडेंटली आता है कि हम डीआईपी डाइट लेते हैं तो पेट में बहुत गैस होता है, जो पहले नहीं था, डीआईपी डाइट लेने के बाद से स्टार्ट होती है, और ये एक्चुअल में होती है और हर बार होती है। और जब मैं बंद करता हूँ, चाहे वो फ्रूट्स हो, वेजिटेबल्स हो, रॉ खाना, तो गैस भी बंद हो जाता है। तो आप समाधान बताएं। देखिए पहले तो ये देखें क्यों होता है। ऐसा होता है 10% लोगों को या 5% लोगों को, ऐसा जरूर होता है और ये रेट में होता है। तो ऐसा क्यों होता है, फिर सब करें क्या? डीआईपी डाइट से पहले ऐसे लोगों को होता है जो डीआईपी डाइट से पहले उनके जीवन में रॉ नाम की कोई शब्द ही नहीं थी। फ्रूट्स कभी नहीं खाते थे, रॉ वेजिटेबल कभी नहीं खाते थे,
खाने का रूटीन खराब नहीं होगा, लेकिन हर चीज कुक खाते थे। ओके। रोटी सब्जी, रोटी सब्जी, रोटी सब्जी, दाल चावल, दाल चावल, 2-4 ग्लास दूध या दही या लस्सी, लेकिन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल जीरो। तो ओके। एक बात याद रखिए कि हमारे कोलोन में एक खास बैक्टीरिया होता है, उसका फर्स्ट नेम मुझे याद है, मुसिनेफिला। ये बैक्टीरिया फाइबर पे ही, फाइबर्स जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल के फाइबर होता है उसी पे जिंदा रहता है। ओके। और वो लोग जिनके जीवन में रॉ वेजिटेबल है ही नहीं काफी लंबे समय तक, तो ये मुसिलिन नाम का बैक्टीरिया उन्हें मर जाता है। ओके। अब मर गया तो यही है जो कि फाइबर को पचाता है, और वो बैक्टीरिया है नहीं, क्योंकि काफी समय से आप फाइबर खाते ही नहीं है। आप ऐसा खाना खाते ही नहीं जो रॉ स्टेट में हो। अचानक आपने डीआईपी के माध्यम से ढेर सारा रॉ खाना शुरू कर दिया, और वो मुसिलिन नाम का बैक्टीरिया है नहीं जो रॉ के फाइबर को पचाए, तो वो जो फाइबर है वही आपको फिर इस तरह का डिस्कम्फर्ट देगा, जो आप बता रहे हैं एसिडिटी वगैरह, ये गैस वगैरह वो देगा। तो ये तो हो गया क्यों। और अब आता है सोल्यूशन क्या है। सोल्यूशन ये है कि उनको दो चीज कर सकते हैं। पहला तो ये कि धीरे धीरे इंट्रोड्यूस कर सकते हैं रॉ की आदत। जैसे ऐसे लोगों को मैं बोलता हूँ कि चलो आप बाकी दिन में सब कुछ वैसे ही करो जैसे पहले खाते थे, सिर्फ अपना ब्रेकफास्ट फ्रूट ब्रेकफास्ट कर लो, लंच भी वैसे ही करो, डिनर भी वैसे ही करो। फिर 2 हफ्ते बाद लंच में आप प्लेट वन अब जोड़ लो, डिनर का अब भी मत जोड़ो। फिर 1 हफ्ते बाद अब डिनर में भी जोड़ लो, स्टेप वाइज। इससे क्या होगा, वो वाला बैक्टीरिया धीरे धीरे बनने लगेगा। नंबर वन। नंबर टू, कोई ऐसा भी होगा जो बोलेगा कि भाई इसके बावजूद भी मुझे, मैंने सिर्फ फ्रूट खाया और लंच में मैंने कुक फूड ही खाया तब भी हो रहा है, तो या वेजिटेबल खाया उसके बाद भी, तो इसका सोल्यूशन है स्टीम। फ्रूट्स भी, सुनने में बड़ा अजीब लगेगा, वेजिटेबल हो या फ्रूट हो, जैसे कुछ। केला है, अमरूद है, उसको लेके थोड़ा भाप देना है, स्टीम कर देना है। जब स्टीम कर देंगे, स्टीम के इफेक्ट से उसके जो गैस का डिस्कम्फर्ट हो रहा था वो कम हो जाएगा। और ओके। थोड़े दिन स्टीम में ही खाए, स्टीम वेजिटेबल, स्टीम फ्रूट, थोड़े दिन, करीब 15 दिन 20 दिन, फिर एक दिन एक्सपेरिमेंटली बिना स्टीम करके खा के देखें। हो सकता है कि वो प्रवृत्ति चली गई। कैसे चली गई कि वो वाला बैक्टीरिया अब बन गया हाँ। और है ना क्वांटिटी में बन गया। गुड। तो ये एक समझने वाली बात है, ये इसका सोल्यूशन है जो हर बार काम करता ही है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। ये सॉल्यूशंस बहुत सारे लोगों को फायदा देगा होपफुली। एक तीसरा है कि डीआईपी डाइट करने के बाद फायदा तो बहुत सडन होती है, और फिर कुछ दिनों के बाद शुगर बढ़ने लगता है, ऐसा क्यों होता है? देखिए, पहले 3 दिन फायदा बड़ा जल्दी दिखेगा, वेट बड़ा जल्दी लॉस होगा। पहला 100 1 किलो 2 किलो इंसान को लाइट फील होगा, एकदम से मैजिक होगा पहले 3 दिन। एकदम से ब्लड शुगर गिरेगा, एकदम से ब्लड प्रेशर गिरेगा, फिर थ्रेशोल्ड रुक जाएगा। फिर 3 हफ्ते बाद फिर दूसरा झटका आएगा, फिर 3 महीने बाद तीसरा झटका आएगा। तो ओके। ये तो होता है कि क्या होता है, अब होता क्यों है, मैं एक एक करके समझाता हूँ। जैसे मान लो पहले 3 दिन ये आपका काफी ज्यादा वेट घटेगा, प्रोपोर्शनेट टू कि आप कितने मोटे हैं। ओके। क्योंकि एक काइंड ऑफ फैट जो लोगों में होता है, खासतौर भारतीयों में, वो है वाटर डिपॉजिट। पानी बॉडी में डिपॉजिट होता है। आपने देखा कि डीआईपी डाइट में हमने सॉल्ट की मात्रा बड़ी कम है। कम है। सुबह ब्रेकफास्ट में सॉल्ट है ही नहीं, लंच में प्लेट वन में सॉल्ट है ही नहीं, और वैसे भी सॉल्ट हम कम खाने बोलते हैं। तो जब हम इस तरह के डाइट में रहते हैं तो बॉडी से पानी छूट जाता है। और 1 किलो पानी निकल जाएगा, 1 लीटर पानी निकल जाएगा। बॉडी। तो वो जो 1 लीटर पानी निकल गया, उससे आप लाइटर फील कर रहे हैं, जिससे आपके हार्ट में प्रेशर कम पड़ेगा, तो ब्लड प्रेशर कम हो गया, राइट। सर्कुलेशन आपकी ठीक हो जाएगी, ब्लड शुगर ठीक हो जाएगा। तो वो 1 लीटर पानी निकला, वेट भी घट गया 1 kg, और साथ में ब्लड प्रेशर भी रिड्यूस हुआ क्विकली, क्योंकि ब्लड प्रेशर, क्योंकि अब प्रेशर नहीं है, 1 लीटर राइट। पानी कम है बॉडी में, ब्लड में जो पानी घुला था वो कम हो गया। तो इससे आपकी मेटाबॉलिज्म रेट बढ़ा और ब्लड शुगर भी कम हो गया। लेकिन 1 लीटर कम होने के बाद जितना कम होना अनिवार्य था उतना हो गया, तो वो पहला झटका लग गया। अब यहीं पे स्थिर हो जाता है, फिर यहीं पे स्थिर होता है, फिर ना तो ब्लड शुगर ज्यादा घटता पड़ता है, पहली बात। दूसरी बात, आपने एक सवाल पूछा, पहले ब्लड शुगर घटा, फिर धीरे धीरे बढ़ गया, राइट। फिर हाँ, अब जब पहले घटता है, हम ये बोलते हैं कि दवा आप छोड़ दो। हमारे पास जो पेशेंट आते हैं, हम बोलते हैं अच्छा आप मेटफॉर्मिन ले रहे हैं, यू स्टॉप इट, एक 1 mg, उसकी जगह डाइट ले रहे हैं। तो दवा उसने छोड़ दी, लेकिन उसके बॉडी में जो डायबिटीज की दवा है वो 15 दिन तक या 7 दिन तक, डिपेंडिंग कौन सी वाली दवा है, वो अभी भी सर्कुलेट करेगी। ओके। इसे कहते हैं फर्स्ट पास, फर्स्ट। हाफ लाइफ। हाँ, हाफ लाइफ ऑफ द मेडिसिन। ओके। हाफ लाइफ का मतलब ये होता है कि हमने दवा आज खाई और वो खाया, तो वो कल नहीं, वो अगले 15 दिन तक वो दवाई ब्लड में रहेगा, यानी कि 15 दिन तक मैं दवाई नहीं भी लूंगा ना, तब भी वो दवाई कुछ ना कुछ काम कर रहा है। ओके। तो उसने दवाई तो छोड़ दी, लेकिन जो ब्लड में ऑलरेडी घूम रहा जो बरसों ले रहा था, वो दवाई धीरे धीरे निकलेगा।
तो अभी क्या हो रहा है, पहले 3 दिन 4 दिन हफ्ते भर उसके बॉडी में 2 चीज काम करती है। एक तो नया डाइट काम कर रहा है ब्लड शुगर कम करने का, ऊपर से वो दवाई भी काम कर रही है ब्लड शुगर कम करने, जो बॉडी में रेसिडुअल मेडिसिन रह गया था। लेकिन रेसिडुअल मेडिसिन धीरे धीरे खत्म होना ही है, क्योंकि वो रोज खा नहीं रहा है। अब जब वो पूरी तरह खत्म हो जाएगा, अब सिर्फ डाइट काम कर रहा है, ठीक है ना। तो क्योंकि एक फैक्टर कम हो गया, वो मेडिसिन टोटली चला गया, सिर्फ डाइट रह गया। तो डाइट से थोड़ा जो कंट्रोल हो रहा है, और मेडिसिन जो कंट्रोल एडिशनल कर रहा था वो रह गया। तो इसलिए थोड़ा सा पहले घटता है, फिर थोड़ा बढ़ जाता है। लेकिन मैं तो ये बोलता हूँ कंसिस्टेंटली आप डाइट पे रहिए, फिर नेचुरली भी घट जाएगा। तो दूसरा झटका जिसे बोलते हैं वो 3 हफ्ते बाद दिखेगा, या फिर 3 महीने बाद दिखेगा जरूर। तो ये कारण है इसका। ओके, तो मैं उनके क्वेश्चंस को कंक्लूड करता हूँ कि अगर एवरेज ब्लड शुगर 250 प्लस, मतलब अगर 2 बार चेक कर रहे हैं तो 500 के रेंज में है, तो ज़्यादा तकलीफ लेने की ज़रूरत नहीं है। फ्लक्चुएशंस हो सकते हैं, और गैस अगर हो तो स्टीम में अगर हम लेते हैं तो पॉसिबली बहुत ज़्यादा उनको इफेक्ट दिखेगा बिकॉज ऑफ द बैक्टीरिया क्रिएशन हैपनिंग स्लोली। और थर्ड जो आपने बताया कि शुगर के जो फ्लक्चुएशंस हैं वो 3 दिन 30 दिन 3 महीने इस तरीके से दैट कैन कम एंड गो, हमें अपने प्लान पे स्टिक रहना है और करते रहना है। ओके, नाउ आई हैव वेरी लिटिल कुछ 2-3 क्वेश्चंस। सबसे पहले, क्या आपको लगता है कि आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति, जिसको अभी चिकित्सा पद्धति के रूप में बोल रहे हैं, या डीआईपी डाइट, इसको भी हम एक 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 ट्रीटमेंट डाइट के रूप में बोल रहे हैं, इसको डाइट ट्रीटमेंट का वर्ड को प्रमोट ना करके एक लाइफस्टाइल के रूप में प्रमोट किया जाना चाहिए? देख, है तो ये लाइफस्टाइल ही, क्योंकि एज ट्रीटमेंट तो वो होता है कि आपने थोड़े दिन के लिए लिया, आप ठीक हो गए, फिर उसको छोड़ दिया, दैट इज कॉल्ड ट्रीटमेंट। लेकिन हम डीआईपी डाइट में ऐसा नहीं बोलते, हम बोलते हैं जिंदगी भर लो। जो चीज लगातार करना है, दैट बिकम्स अ पार्ट ऑफ लाइफस्टाइल, दैट कैनॉट बी कॉल्ड एज मेडिसिन और ट्रीटमेंट। मेडिसिन का मतलब होता है, ट्रीटमेंट मतलब होता है फॉर अ टेम्पररी पीरियड। राइट। तो ऑफ कोर्स ये है तो लाइफस्टाइल, लेकिन लोगों की आदत है कि मैं बीमार हूं तो ट्रीटमेंट से मैं ठीक होऊंगा। तो आप ट्रीटमेंट बताओ और दवा बताओ। एंड तो दैट्स हाउ द क्वेश्चन लोग कम्स कि मुझे डीआईपी कितना दिन लेना है, क्योंकि वो ट्रीटमेंट के हिसाब से देखते हैं। तो मेरा क्वेश्चन वही था कि शायद कहीं ना कहीं अभी भी ये ऐसा प्रमोट हो रहा है कि ये ट्रीटमेंट है, मुझे इस डाइट में रहना है, ट्रीट कर लेनी है और फिर मैं अपने हिसाब से रहूंगा। सो वो प्रमोशन में डू यू थिंक देर इज सम गैप? इसको लाइफस्टाइल के रूप में हम नहीं दिखा पा रहे अभी भी। लाइफस्टाइल के रूप में वो लोग देखना नहीं चाहते हैं, हमें दिखाना है। लोग पूछते हैं कि भाई मैं कितने दिन, मान लो एक बार नहा लिया, और कितने दिन नहाना है, जितने दिन आपको साफ रहना है उतने दिन नहाना है, बल्कि रोज ही नहाना है। तो ठीक इसी तरह से जूडो कराटे में या डांस में, जब आप जब जब कोई चीज करना छोड़ देंगे तो उसका इफेक्ट चला जाएगा। ये चीज थोड़ा कोई साइकोलॉजिकल काउंसलिंग है। लेकिन मैं ये सोचता हूँ लोगों में कि पहले ही अगर बता दूंगा कि जीवन पर कोई चीज करनी पड़ेगी, तो पहले ही हाथ वो छोड़ देंगे, नहीं मैं नहीं करूंगा। इसलिए पहले उसको ठीक होने की बात करते हैं, इतने दिन करो ठीक होने के। अब जब ठीक हो गए हैं तो नेक्स्ट चीज ठीक रहना भी है ना, तो इसको करते रहो। जिस तरह से दवा भी तो जीवन भर लेते हैं ना, जबकि उससे बीमारी बढ़ती है, घटती नहीं है। इसमें ये कि यू आर प्रिवेंटिंग एनी फ्यूचर इलनेस। तो राइट। इस तरह से टू क्योर, ठीक होने के लिए तो 2-3 महीने काफी है, लेकिन अब क्योर रहने के लिए हमेशा लो। इस तरह से इसको थोड़ा लोगों की साइकोलॉजी को समझते हुए, कई लोग लाइफस्टाइल में इंक्लाइंड होते हैं, तो वो इंटेलिजेंट क्वेश्चन पूछते हैं, तो या तो वो ये सवाल पूछेंगे नहीं, उनको लाइफस्टाइल का पार्ट बना लेंगे। लेकिन कई लोग जो ट्रीटमेंट ओरिएंटेड बचपन से हो चुके हैं, राइट। उनका बिलीफ सिस्टम अब एक दिन में हम खराब तोड़ नहीं सकते, चेंज नहीं कर सकते। तो चलो भाई, पहले तुम 3-4 दिन ही कर लो, जब चौथा दिन आया उसको थोड़ा आराम लगा, तो थोड़ा 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 थोड़ा, जिस तरह से था ना हमारे कि पहले लॉकडाउन एक ही दिन का हुआ, फिर 21 दिन का लगे, फिर उसके बाद राइट। 2 महीने कर दिया, फिर अनलॉक 1 अनलॉक 2। अब जरा सोचिए अगर पहले दिन ही बोल देते कि हम तो पूरी जिंदगी भर ही आपको लॉकडाउन में रखेंगे कुछ ना कुछ, तो उसी दिन रिवॉल्ट हो जाता, और वो कोई भी नहीं मानता पहले दिन भी, राइट। है ना। तो वही चीज यहाँ पे अब है। क्विक 4 क्वेश्चन सर, एंड देन वी विल कंक्लूड। थैंक यू सो मच। तो पहला क्वेश्चन कि आपके रिसर्च की, क्योंकि आप हमेशा रिसर्च की बात करते हैं, कि रिसर्च क्या बोलता है, लंबा और स्वस्थ जीवन जीने का राज क्या है, इन 2 लाइंस? लंबा और स्वस्थ जीवन जीने का राज ये है कि भगवान का दिया हुआ जो भी कुछ है और जो फ्रीली अवेलेबल है उसी को लिया जाए। वो ऑक्सीजन है, सनलाइट है, पानी है, और फ्रूट्स एंड वेजिटेबल इन द सेम स्टेट एज गिवन बाय द गॉड। अगर ये तो हुई एक बात, और दूसरी बात चिंता, राइट। अगर आपको नॉलेज है तो चिंता नहीं होगी। स्ट्रेस इज वन फैक्टर। स्ट्रेस कैसे होता है कि आपके आसपास के लोग हैं, या जो चीज टेलीविजन जो बता रहा है बार बार, जो भय आपके दिमाग में है, किसी भी वजह से भय है। तो अगर स्ट्रेस किसी तरह से ना हो और भगवान की दी हुई चीजों को ही आप लें, तो यही राज है लंबे समय जीने का। ऑलरेडी सब कुछ है, नथिंग टू डिस्कवर।
राइट, तो ये है। ओके, दूसरा रिसर्च क्या बताता है, लगातार बीमारियों के बढ़ने का क्या कारण है? आपने स्वस्थ और लंबा का बता दिया, बीमारियों के बढ़ने का क्या? बीमारी के बढ़ने का सिर्फ एक ही कारण है, जितनी दवाइयां बनेंगी, मैं तो ये बोल रहा हूँ आज से 6 महीने बाद जब कोविड वैक्सीन आ जाएगा, लगाएंगे, तो आप देखेंगे एक नई लहर बीमारी की होगी, नई लहर। और वो बीमारियां क्या होंगी ये बताना इम्पॉसिबल है कि भाई वो ट्यूमर के फॉर्म में आएगा, किसी की आंखें नहीं काम करेंगी, कोई इनफर्टाइल हो जाएगा, अनगिनत बीमारियां आएंगी। जितने ज्यादा आप दवाइयों पे रहेंगे, उतनी नए नए अजीबोगरीब बीमारी आपके ऊपर ही नहीं, आने वाले जनरेशन जो आए नहीं है, जो आप पैदा करने वाले हैं, उनमें भी आएगा। तो सिर्फ एक और एक कारण है बीमारी का, वो है दवाइयां और वैक्सीनेशन। जिस दिन ये नहीं रहेगा, उस दिन बीमारियां अपने आप ही कम होंगी। पर आपकी मैसेज तो पहुंच नहीं पाती है, आपके मैसेजेस तो फेसबुक पे, यूट्यूब पे फटाफट डिलीट कर दिए जाते हैं, तो आप कितना भी चिल्ला लें तो फायदा तो होने वाला नहीं है। उनका तो जो एजेंडा है वो तो पहुंच के रहेगा, दवाओं का। हाँ, देखिए, ये तो बहुत सोची समझी चाल है, चेस का गेम। मैं मानता हूँ कि उन्होंने एक चाल चली कि हमने हमने एक चाल चला कि यूट्यूब में हमने कुछ बता दिया, उनका पर्दाफाश कर दिया। उन्होंने एक और चाल चला, वो यूट्यूब भी डिलीट कर दिया। फिर हम आज एक चाल चलने वाले हैं आपके इसी माध्यम से। हमने क्या किया, कुछ दिनों से हम ट्राई कर रहे थे, अब कोरोना काल .tv, कोरोना काल एक ही वर्ड है, .tv, ये हमने नया एक टीवी वो शुरू कर दिया है। आप वेबसाइट में ये इंटरनेट पे टाइप करेंगे तो ये डिलीटेबल नहीं है। ओह, ये दुनिया में कोई ये डिलीट करने के लिए पूरा इंटरनेट डिलीट करना पड़ेगा। तो ग्रेट। अब इसमें हम ये वीडियो भी इसमें डाल देंगे, ताकि यहाँ से डिलीट हो जाएगा तो वहां रहेगा। तो हमने अब ये चाल चली कि ये कोरोना काल .tv में जब हम पर्दाफाश करेंगे तो वीडियो वहां मिलेंगे। अभी भी लोग इस जा सकते हैं, और वहां वो इंटरनेट डिलीट करना पड़ेगा, तभी डिलीट होगा। नहीं तो यूट्यूब, फेसबुक या ट्विटर या किसी की भी पहुंच या हैक करना अब पॉसिबल नहीं होगा। तो बहुत। अब हो सकता है कल कोई और चाल चलेंगे तो हम भी एक और चाल चलेंगे, यही है। ओके, थैंक यू सो मच। आपने बिल्कुल भी क्लैरिटी के साथ हम सब लोगों के लिए समय निकाला और बहुत सारे सवालों का जवाब दिया। मैं बिल्कुल भी प्रयत्न करूंगा, जो जो चीज़ें आपने कमिट की है, कुछ नंबर्स अगर आएंगे तो मैं आप तक पहुंचाऊंगा, और आपके उस विजन के साथ कि वो सारे लोग जो दवा और बीमारी मुक्त जीवन के पक्षधर हैं, जिनको इससे फायदा हुआ है, वो सब एक साथ आएं, और ये जो बड़ी दो दो 100-200 साल की जो की पूरी एफर्ट है टर्न करने की, उसको अगले 10-20 साल के अंदर ही टर्न किया जा सकता है क्या? किया जा सकता है। आजकल मैं इसका एक उदाहरण देता हूँ। आजकल जमाना इंटरनेट का है, कम्युनिकेशन का है। याद कीजिए, मैं तो तब स्कूल में पढ़ता था। आप को याद आएगा कि नहीं, जो मेरे उम्र के लोग हैं, उनको याद आएगा कि स्कूल में जब पढ़ता था, एक दिन एक खबर आई कि गणेश जी दूध पियेंगे आज। नहीं, और हमने बिल्कुल यार। देखा, पूरे देश में आपने देखा कि सुबह से लेके शाम तक गांव-गांव, गली-गली सब पहुंच गए और दूध पिया भी गणेश जी ने। ना तो इंटरनेट था, ना टेलीफ़ोन था, टेलीविज़न पे के थ्रू भी ये नहीं हुआ। वो तार और वो चिट्ठियाँ कई-कई दिनों में पहुँचती थी। लेकिन ये खबर जितनी स्पीड से आप इंटरनेट से नहीं पहुँचा सकते, तब वर्ड ऑफ माउथ से वो पहुँच गया था। तो मैं ये मानता हूँ कि मिरेकल तो होते हैं और इंसान कर सकता है। वर्ड ऑफ माउथ जो है, ये सबसे फास्टेस्ट, आज की तारीख में भी मुझे लगता है सबसे फास्टेस्ट अगर कोई चीज़ है कम्युनिकेशन का मीडियम, तो वर्ड ऑफ माउथ है, जो कि अभी भी किसी ने रोका नहीं, इस पे कोई पाबंदी नहीं है। तो बहुत जल्दी भांडा फूट सकता है, चीज़ें रिवर्स हो सकती हैं, ये मैं ऑप्टिमिस्टिक हूँ, क्योंकि इट इज़ अ मैटर ऑफ लाइफ एंड डेथ। तो जब कहीं पे कुछ खराब होता है तो कुछ अच्छाई होने वाली होती है, ऐसा मानता हूँ। जब खराब की अति आ जाती है तो अच्छाई की बारी आती है। जब रात का अंधेरा हो जाता है तो फिर दिन तो आना ही आना है, बिल्कुल। और वो आएगा ही आएगा, और उस दिशा में हम बढ़ रहे हैं, और हर दिन एक कदम आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है। क्योंकि हर दिन लोग जुड़ते जा रहे हैं, इंडिया में ही नहीं, पूरी दुनिया में, और हमारे जैसे और आपके जैसे ही नहीं, और हम जैसे और अलग-अलग तरह से लोग जुड़ रहे हैं। वो हमारे उदाहरण देते हैं, हम और आप उनके उदाहरण देते हैं। तो जो कि आज से 1 साल पहले नहीं था। जितनी अवेयरनेस आज है, उतनी अवेयरनेस 1 साल पहले नहीं थी। क्योंकि इस कोरोना के बहाने लोगों का ध्यान गया इस तरफ कि ये भी कोई एक फ्रॉड है। भगवान, डॉक्टर कोई भगवान नहीं होते, और हॉस्पिटल कोई मंदिर नहीं है, ये बात समझ में आने लगी। तो चलो, आँखें खोलना लोगों ने शुरू कर दिया। तो मैं तो मानता हूँ कुछ सालों में मैं तो देखता हूँ अलग-अलग देशों में जब जाता हूँ, जहाँ-जहाँ मेरे सेंटर हैं, कि आयुर्वेद के दिन आ चुके हैं, योगा के दिन आ चुके हैं। वहाँ तो आयुर्वेद के बड़े-बड़े सेंटर हैं, राइट। योगा के बड़े-बड़े सेंटर हैं। वियतनाम में, मलेशिया में, सिंगापुर में, स्विट्ज़रलैंड में, जहाँ-जहाँ मेरे सेंटर है, वहाँ जाके देखता हूँ कि कितनी डिमांड है इंडिया की। और अब कोरोना से लोगों को पता चल गया है कि भई ये तो सबको पता चल गया है, राइट? तो
जब वो मुंह में मास्क लगाते भी हैं तो पुलिस से प्रश्न भी लगाते हैं। हमारे एक पुलिस दोस्त हैं, बोलते हैं हम भी लगाते हैं कि भाई पब्लिक हमें बोलेगी, तो पुलिस भी लगा रही है मास्क, वो भी लगा रहे हैं मास्क, जस्ट दोनों के बीच में एक पतली सी दीवार है, उस राइट। दीवार को करना है, तो सभी एक ही तरह से सोचते हैं, ये सबको पता चल जाएगा। तो कुछ ना कुछ बड़ा होने वाला है, उसकी शुरुआत तो हो ही चुकी है। आपने ये लाइन बोली तो उससे दो चीज, छोटी छोटी चीजें आई मेरे माइंड में। पूरी दुनिया में और आयुर्वेद का जो जड़ है, या तो जिसको हम बोलते हैं सबसे बेस्ट थेरेपी, उसको बोलते हैं लंगनम परम औषधम। उपवास सबसे बड़ी औषधि है। सो अभी हमारा भी प्रोग्राम है जिसमें हम 3 डेज का थेरेपेटिक उपवास, जहाँ पे हम सीखते हैं अपने प्रकृति के हिसाब, मतलब आयुर्वेद का जो कॉन्सेप्ट है आपको डेफिनेटली पता होगा। 3 एनर्जी, वात पित्त कफ, और 3 दोषों के ऊपर काम करता है। सो पहला चीज, उपवास के थ्रू कुछ रशियन साइंटिस्ट लोगों के जो रिसर्च बता रहे हैं कि बहुत सारे अस्थमेटिक पेशेंट और कैंसर पेशेंट्स के ऊपर तो बहुत ज्यादा फायदा है। सो डू यू हैव एनी विजन कि हम इंडिया में कुछ ऐसे सेंटर्स खोले जहां पे हम उपवास के द्वारा लोगों का भला कर सके? हाँ, देखिए उपवास तो एक इंटीग्रल पार्ट है, हमारे भी थेरेपी का इंटीग्रल पार्ट है, और पेशेंट की सीवियरिटी को देख के हम उपवास को बीच में डालते ही हैं, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं ऑटोफेजी बोलते हैं। ऑटोफेजी। हाँ, ऑटोफेजी, जिसको नोबेल प्राइज भी मिला है, राइट। और एक बार नहीं 4 बार मिला है। तो यही एक ऐसा साइंस है बॉडी का जिसको 4 नोबेल प्राइज मिला है राइट। नोबेल प्राइज के इतिहास में। तो ये हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि कितना इम्पोर्टेंट है। तो और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि उपवास करने के लिए कहीं जाने की भी जरूरत नहीं, अगर ना जाना चाहे तो, क्योंकि आप खाना ही नहीं, बल्कि इसको करने के लिए कहीं भी जाने की जरूरत नहीं। खाने के लिए तो फिर भी कहीं ना कहीं जाना पड़ता है, घर पे बनाना पड़ता है। उपवास तो एक ऐसी चीज है, कुछ करना ही नहीं, ये करना है कि कुछ करना नहीं है। राइट। तो सेंटर सेंटर होने से ये फायदा है कि एक दूसरे को देखेंगे तो थोड़ा हिम्मत आती है कि ये भी हिम्मत, उपवास कर रहा है, मैं भी कर रहा हूँ, वो बात जरूर है। वो घर का प्रेशर कम रहेगा। हाँ, तो अदरवाइज ये एक इंटीग्रल पार्ट हमारे डाइट का है, और पेशेंट टू पेशेंट हम उसको दूसरा, आपका कोई ऐसा रिसर्च, क्योंकि आयुर्वेद का पूरा जो कॉन्सेप्ट है ट्रीटमेंट का, वो टेस्ट बेस्ड है। तो आपका जो टेस्ट है, टेस्ट का जो टाइप है, आपकी प्रकृति, और उसमें पूरी हीलिंग जो है वो आपके टेस्ट के हिसाब से। अगर सर्दी हो रही है तो आपने शायद मीठा कम करनी है, कफ हो रही है तो मीठा कम करना है, कड़वा खाना है, मीठा कफ को बढ़ाता है, वट एवर वे। तो उनके 6 जो टेस्ट हैं, उसी से सारी की सारी बॉडी की क्लिनजिंग का काम होता है। तो कोई चीज़ों के लिए शायद मीठा टेस्ट चाहिए, किसी के लिए खट्टा चाहिए, किसी के लिए कड़वा चाहिए, किसी के लिए तीखा चाहिए, स्वीट सावर, एस्ट्रिजेंट, ये तो ऐसा, डू यू थिंक एनी एनी ऐसा कुछ रिसर्च किया गया है जहाँ पे टेस्ट बेस्ड, जैसे फ्रूट्स में भी हम कुछ फ्रूट्स लेते हैं, आप बताते हैं रेड कलर, और कलर वाइज भी थोड़ा सा डिफर होता है उसमें, दैट ऑल्सो आई हैव फेल्ड। तो टेस्ट को कंबाइंड करके ट्रीटमेंट का कोई रिसर्च आपके नजर में? देखिए, यहाँ पे आपने आयुर्वेद का जिक्र किया और टेस्ट का जिक्र किया। जब आयुर्वेद बना था, जब टेस्ट की सारी बातें उन्होंने थियोरेटिकली डाली थी और प्रैक्टिकली डाला था, तो उस जमाने पे रिफाइंड फूड नहीं हुआ करता था। राइट। चीनी है, चॉकलेट है, ये सारी चीज, रिफाइंड नूडल्स हैं, नहीं होता। तो ना ही उन्होंने इसको इंक्लूड करके तब डाला होगा। अब अगर जब आप बोलते हैं मीठा, आपने बोला, फॉर एग्जाम्पल एक टेस्ट ले तो मीठा, मीठा, आम वाला मीठा अलग मीठा है, चीनी वाला मीठा नहीं, अलग मीठा है। मैं बिल्कुल अपने प्लान की बात कर रहा हूँ। सो अभी आर्टिफिशियल के ऊपर तो हम काम ही नहीं कर रहे, मतलब नहीं, हम शुड तो नॉट नहीं बी, काम कर रहे हैं, इट शुड हम और नॉट। आप नहीं काम कर रहे हैं, लेकिन जब एक पब्लिक को बोलेंगे मीठा, तो उसके दिमाग में चीनी भी सेम ही चीज हुआ और मैंगो भी सेम चीज हुआ। राइट। हमने मीठा बोल दिया कि इसको मीठा कम करो या मीठा बढ़ा दो, या खट्टा कम करो खट्टा बढ़ा दो। जबकि खट्टा, अगर हम बोले मौसम्बी का खट्टा अलग है, हाँ। और मान लो कोई फास्ट फूड है वो खट्टा है, वो अलग है। राइट। राइट, उल्टा ही है। तो आजकल टेस्ट को हम पैरामीटर इसलिए नहीं मान सकते, क्योंकि एक ही टेस्ट का चीज पॉइजनस भी हो सकता है, और वो नेचुरल तो फायदेमंद भी हो सकता है। तो टेस्ट एनी बेस्ड चीज, एनी रिसर्च रिलेटेड टू फ्रूट्स के टेस्ट के ऊपर, मतलब नेचुरल फ्रूट्स के, फ्रूट्स फ्लेवर के ऊपर नहीं, कोई ऐसा आपने फ्रूट कोई ध्यान दिया कि ऐसे ऐसे कुछ? हमने तो यही देखा है कि फ्रूट्स जो नेचुरल स्टेट में होता है, तो उनमें जो डायबिटीज पेशेंट होते हैं, अगर वो ज्यादा मीठा फल खा लेते हैं, जैसे आम खा लिया, अंगूर खा लिया, तो उनका शुगर लेवल बड़ी जल्दी कंट्रोल होता कंट्रोल होता है। है। हाँ, क्योंकि ज्यादा मीठा होगा तो बॉडी की मेटाबॉलिज्म रेट भी बढ़ेगी, तो शॉर्ट टर्म में, लॉन्ग टर्म में वो ज्यादा अच्छा कंट्रोल होता है। तो राइट। मीठा ज्यादा खाओ, अगर मैं सिर्फ इतना बोलूँ मीठा ज्यादा खाओ, तो मीठा तो फिर चीनी भी होता है, ये नहीं होता। लेकिन मुझे बोलना पड़ता है मीठा ज्यादा खाओ मगर फ्रूट्स फ्रूट से, वाला। या खजूर से, ऐसे करके, या हनी से, ऐसे करके। तो लेकिन इसको स्पेसिफिक कोई टेस्ट ओरिएंटेड मैंने रिसर्च नहीं किया, लेकिन हम जरूर इस पे नजर रख सकते हैं कि लोगों ने कहीं किया हो तो उसको हम इकट्ठे कर सकते मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड होऊंगा अगर हम लोग कुछ ऐसा अपने डीआईपी डाइट के साथ
लोगों की जो इंडिविजुअल जो आयुर्वेदिक कॉन्सेप्ट है प्रकृति को चेक करते हुए, सो इसमें कुछ करना नहीं है, हम तो प्लान वही दे रहे हैं, प्रकृति को एक बार चेक कर ले, वात पित्त कफ, और उसके बाद जब आप देखेंगे इवन गैस बनना या एसिडिटी कम होना या तो फिर डायबिटीज का रिवर्सल होना सेम फ्रूट्स के साथ, उसमें आपको कुछ ना कुछ बड़ा डिफरेंस दिखेगा एक पर्टिकुलर प्रकृति के आदमी के साथ। जैसे अगर वात वाला है तो पॉसिबली उसको फूड के ऊपर कम, मेंटल स्टेबिलिटी के ऊपर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत होगी, चाहे डायबिटीज कम करनी हो चाहे कैंसर कम करनी हो। वही पित्त वाले के ऊपर शायद, क्योंकि उसकी प्रकृति है वो वाली प्रकृति है, वात मतलब हवा वाली प्रकृति है, पित्त मतलब अग्नि वाली, और कफ मतलब पानी वाली, तो पानी वाली चीजें कम करनी है। सो मैं डेफिनेटली एक्साइटेड हूँ, अगर ऐसा कुछ आपके माइंड में आता है तो उसका हम साथ में करें, पार्ट बने। बस इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। हम सब के अंदर परम स्वास्थ्य, परम आनंद हमेशा हमेशा रहे, और इसी भाव और विचार के साथ डॉक्टर विश्वरूप सर हमेशा स्वस्थ रहें, यही मेरी प्रार्थना, और उस परम पिता परमेश्वर से प्रार्थना, जिसने भी मेरे अंदर से बोला और जिसने भी आपके अंदर से सुना, उस निष्ठा स्वरूप परम पिता परमेश्वर को मैं अपना वंदन अर्पण करता हूँ, वो मेरा वंदन स्वीकार करे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।